नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे सिविल सेवा परीक्षा, इनमें सफल होने के लिए बस तथ्यों को रट लेना काफी है। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 पर एक ऐसा सवाल आया जिसने इस धारणा को काफी हद तक चुनौती दी। बिल्कुल। कई छात्र और यहाँ तक कि कुछ अनुभवी शिक्षक भी उस सवाल पर अटक गए थे। हाँ, और ये दिखाता है कि सिर्फ फैक्ट्स जानना काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स की मतलब अवधारणाओं की गहरी समझ कितनी जरूरी है। एकदम सही। और इसीलिए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम आज गहराई से बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 पर। और इसमें जुड़ी दो बहुत अहम लेकिन अक्सर उलझाने वाली अवधारणाएं हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाँ। हाँ, तो हमारे पास विश्लेषण के लिए एक YouTube वीडियो का पार्ट है जो इन जटिल कानूनी सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में समझाने की कोशिश करता है। जी। तो आज का हमारा लक्ष्य है इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच के फर्क को बारीकी से समझना और ये देखना कि भारत में इनका सफर कैसा रहा है और क्यों ये हमारे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए इतने मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अनुच्छेद 21 आखिर ये कहता क्या है? इसका जो मूल पाठ है वो है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अच्छा, तो इसमें दो बातें तुरंत ध्यान खींचती हैं। पहले, किसी भी व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि ये सुरक्षा सिर्फ नागरिकों को नहीं मिली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की धरती पर मौजूद हर इंसान को, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो, ये अधिकार मिला हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। छीना जा सकता है। इसे छीना जा सकता है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। अच्छा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्दावली कहाँ से आई? दिलचस्प बात यह है कि ये शब्दावली हमने सीधे जापानी संविधान से अपनाई है। ओह अच्छा, जापान से। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। मतलब एक प्रक्रिया है जो कानून में लिखी है, बस उसका पालन करो। पर क्या ये वाकई इतना सरल है? नहीं, देखिए। अदालतें इसे कैसे देखती हैं? मान लीजिए किसी की स्वतंत्रता छीनी जाती है, तो कोर्ट किन पैमानों पर इसे परखती है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये दिखने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। जब कोई मामला अदालत पहुंचता है तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अदालत मुख्य रूप से, आप कह सकते हैं, 3 कसौटियों पर मामले को परखती है। 3 कसौटियां कौन सी? पहली कसौटी, क्या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने के लिए कोई कानून मौजूद भी है या नहीं। अच्छा, मतलब अगर पुलिस किसी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर ले कि वो मान लीजिए पार्क में बैठा है, तो अदालत पूछेगी कि क्या पार्क में बैठने को अपराध बताने वाला कोई कानून है भी? बिल्कुल। अगर नहीं, तो गिरफ्तारी ही अवैध हो गई। सटीक, गिरफ्तारी अवैध। अब दूसरी कसौटी, अगर कानून मौजूद है तो क्या वो कानून वैध है। वैध मतलब? यहीं पर विधायक क्षमता या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सिद्धांत आता है। देखिए, हमारा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करता है। हाँ, वो 3 लिस्ट है ना, संघ सूची, राज्य सूची। बिल्कुल, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। संसद केवल संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची पर। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कर्नाटक की सरकार एक कानून बनाती है कि पुराने 500 रुपए के नोट रखना अब अपराध है। पुलिस मुझे उन नोटों के साथ पकड़ लेती है। यहाँ कानून तो मौजूद है, पर क्या वो वैध होगा? यहीं पर पेच है। मुद्रा या करेंसी का विषय संविधान की किस सूची में है? वो तो संघ सूची में है। हाँ, संघ सूची में। इसका मतलब है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को है। कर्नाटक विधानमंडल के पास इस विषय पर कानून बनाने की क्षमता ही नहीं है। ओ, तो मतलब क्षमता ही नहीं है। क्षमता ही नहीं है। इसलिए कर्नाटक सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कानून अवैध होगा और उस कानून के तहत की गई कोई भी गिरफ्तारी गलत मानी जाएगी, भले ही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। कानून होना चाहिए और वो कानून बनाने वाले के अधिकार क्षेत्र में भी होना चाहिए। अब तीसरी कसौटी क्या है? तीसरी कसौटी है, क्या उस वैध कानून में जो प्रक्रिया बताई गई है उसका अक्षरशः पालन किया गया है। प्रक्रिया का पालन? हाँ, देखिए, अपराध अलग अलग तरह के होते हैं।
मोटे तौर पर हम उन्हें संज्ञेय कॉग्निजेबल और असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल में बांटते हैं। हाँ, कॉग्निजेबल में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है शायद। बिल्कुल। और असंज्ञेय में आमतौर पर गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत होती है। जैसे उस सोर्स में मानहानि का उदाहरण दिया गया था, जो एक असंज्ञेय अपराध है। सही। और नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हवाला देते हुए बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति मानहानि के मामले में अपना सही नाम और पता बता देता है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो अगर पुलिस इस प्रक्रिया का उल्लंघन करती है, मान लीजिए नाम पता सही बताने के बावजूद बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है, तो ये प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। अच्छा। अदालत तुरंत हस्तक्षेप करेगी क्योंकि कानून में जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ। ठीक है। तो संक्षेप में, अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, कानून मौजूद है, कानून वैध है और कानून में दी गई प्रक्रिया का सख्ती से पालन हुआ है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई जैसे गिरफ्तारी को अदालतें सही मान लेंगी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ये व्यवस्था कार्यपालिका यानी पुलिस या प्रशासन की मनमानी पर तो रोक लगाती दिखती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या होगा अगर कानून बनाने वाली संस्था यानी विधायिका या संसद खुद ही कोई ऐसा कानून बना दे जो अन्यायपूर्ण हो, अनुचित हो? मान लीजिए प्रक्रिया तो पूरी तरह फॉलो की गई हो, पर कानून ही अपने आप में गलत हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की सबसे बड़ी आलोचना और सीमा रही है। अच्छा, कैसे? ये सिद्धांत मुख्य रूप से प्रक्रिया की शुद्धता पर ध्यान देता है, कानून की अंतरात्मा पर नहीं। मतलब कानून कैसा है इस पर ज्यादा फोकस नहीं करता, बस ये देखता है कि प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं। तो अगर विधायिका ने कोई कठोर, दमनकारी या अन्यायपूर्ण कानून बना दिया है, लेकिन उसे बनाने की प्रक्रिया सही थी और उसे लागू करने में भी प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो ये सिद्धांत ज्यादा सुरक्षा नहीं दे पाता? शुरुआती दौर में ऐसा ही माना जाता था। वो सोर्स में एक मजेदार लेकिन चिंताजनक उदाहरण दिया गया था, याद है? हाँ, वो यूट्यूब वाला। अगर मान लीजिए संसद कानून बना दे कि यूट्यूब पर मुफ्त में संविधान पढ़ाना देशद्रोह है, हाँ। और पुलिस सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी शिक्षक को गिरफ्तार कर ले, तो क्या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अदालतें कहेंगी कि सब ठीक है क्योंकि कानून मौजूद है, संसद ने बनाया है यानी वैध है और प्रक्रिया का पालन हुआ है? सैद्धांतिक रूप से शुरुआती दौर में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकीर्ण व्याख्या के तहत ऐसा संभव था। अदालतें शायद कहती हैं कि कानून बनाना विधायिका का काम है, हमारा काम सिर्फ प्रक्रिया देखना है। बाप रे। इस सीमा को समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा, खासकर दो महत्वपूर्ण मामलों में। पहला, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। हाँ, ये मामला तो बहुत प्रसिद्ध है। कम्युनिस्ट नेता ए.के. गोपालन को निवारक निरोध कानूनों मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत बार बार गिरफ्तार किया जा रहा था। बिल्कुल। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने उनकी हिरासत को वैध ठहराया। वैध ठहराया? क्यों? तर्क क्या था? यही कि निवारक निरोध का कानून विधायिका ने बनाया था और गिरफ्तारी में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया था। कोर्ट ने उस समय बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अनुच्छेद 21 की सुरक्षा कार्यपालिका के खिलाफ है, विधायिका के खिलाफ नहीं। मतलब अगर संसद ने कानून बना दिया, प्रक्रिया सही है, तो कोर्ट उसमें दखल नहीं देगी, भले ही कानून कैसा भी हो। उस समय की व्याख्या यही थी। विधायिका अगर प्रक्रिया के तहत कानून बनाती है तो उस कानून की गुणवत्ता पर सवाल उठाना कोर्ट का काम नहीं है। ये तो काफी सीमित व्याख्या लगती है। और फिर आया वो दौर जिसे भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका के इतिहास में एक अंधकारमय अध्याय माना जाता है, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामला 1976। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला। हाँ, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला भी कहते हैं। हाँ, ये 1975 में लगी इमरजेंसी के काले दिनों की कहानी है। मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कठोर कानूनों के तहत हजारों राजनीतिक विरोधियों और आम नागरिकों को बिना कारण बताए जेलों में डाल दिया गया था। शिवकांत शुक्ला भी उनमें से एक थे। जी हाँ। और इमरजेंसी के दौरान सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने के अधिकार को ही निलंबित कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या इमरजेंसी के दौरान जब अनुच्छेद 21 निलंबित है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित किया जा सकता है?
क्या हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करने का अधिकार भी खत्म हो जाता है? 5 जजों की बेंच बैठी थी। 4 जजों ने बहुमत से जो फैसला दिया वो चौंकाने वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हाँ, इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 21 निलंबित है और क्योंकि ऐसा कानून इमरजेंसी प्रावधान विधायिका ने बनाया है, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया मौजूद है, इसलिए अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ही निलंबित। हाँ, उन्होंने माना कि इस दौरान ये अधिकार निलंबित रहेगा। लेकिन एक आवाज थी जो इस बहुमत से सहमत नहीं थी, जस्टिस HR खन्ना। हाँ, है ना? बिल्कुल। जस्टिस खन्ना ने अकेले खड़े होकर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ संविधान की देन नहीं है, ये एक नैसर्गिक अधिकार है और इसे किसी भी हाल में पूरी तरह छीना नहीं जा सकता। पर उनकी बात मानी नहीं गई। नहीं, उनका मत अल्पमत में था। बहुमत का फैसला यही था कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ है, इसलिए अदालतें लाचार हैं। ये फैसला दिखाता है कि PEL की संकीर्ण व्याख्या कितनी खतरनाक हो सकती है। तो इस पूरी पृष्ठभूमि के बाद कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये PEL से अलग कैसे है? ये कहाँ से आई? देखिए, कानून की उचित प्रक्रिया DPL का सिद्धांत मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान और न्याय प्रणाली से जुड़ा है। ये PEL के जो 3 परीक्षण थे ना, हाँ, कानून हो, वैध हो, प्रक्रिया का पालन हो। हाँ, उनसे एक कदम आगे जाता है। इसमें एक चौथा और शायद सबसे निर्णायक परीक्षण जुड़ जाता है। चौथा परीक्षण? और वो क्या है जो इसे इतना अलग बनाता है? वो चौथा परीक्षण ये सवाल पूछता है, क्या वो कानून जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है स्वयं में न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित है? कानून खुद ही उचित है या नहीं? हाँ, और क्या उस कानून में निर्धारित प्रक्रियाएं भी मनमानी या भेदभावपूर्ण तो नहीं है? यानी DPL सिर्फ कार्यपालिका पर नहीं, बल्कि खुद विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठा सकता है। अच्छा, तो ये विधायिका की मनमानी पर भी अंकुश लगाता है? बिल्कुल, ये विधायिका की मनमानी पर भी अंकुश लगाता है। क्या इसका कोई उदाहरण है? उस सोर्स में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के लॉरेंस बनाम टेक्सास 2003 मामले का जिक्र था शायद। हाँ, वो एक सटीक उदाहरण है। टेक्सास राज्य में कानून था जो 2 वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध मानता था। ठीक है। अब देखिए, कानून मौजूद था, उसे टेक्सास की विधायिका ने बनाया था, यानी विधायी क्षमता थी और प्रक्रिया का पालन भी किया जा रहा था। PEL के हिसाब से शायद सब ठीक था। लेकिन फिर भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। क्यों? कोर्ट ने कहा कि ये कानून उचित नहीं है। ये व्यक्तियों की निजता और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अच्छा। वयस्कों के बीच निजी सहमति से बने संबंधों को अपराध बनाना अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। भले ही प्रक्रिया स्थापित थी, लेकिन कानून की अंतरात्मा ही गलत थी। ये कानून की उचित प्रक्रिया की शक्ति दिखाता है। ये कानून के क्या के साथ साथ उसके क्यों और कैसे की नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो अब सवाल उठता है कि भारत में क्या हुआ? क्या हम AK गोपालन और ADM जबलपुर के बाद भी PEL की संकीर्ण व्याख्या पर ही अटके रहे, या हमने भी DPL की तरफ कदम बढ़ाया? भारत में एक बड़ा, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी मोड़ आया मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के ऐतिहासिक मामले से। इस केस ने भारतीय संविधान में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की पूरी तस्वीर ही बदल दी। अच्छा, मेनका गांधी केस? इस मामले में क्या हुआ था? जहां तक मुझे याद है, उनका पासपोर्ट सरकार ने जब्त कर लिया था। हाँ, बिल्कुल। और उन्हें इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया था। जी हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को अभूतपूर्व विस्तार दिया। कैसे? क्या कोर्ट ने शब्द बदल दिए? नहीं, ध्यान दीजिए, कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखे शब्द कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बदला नहीं, वो आज भी वही हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन शब्दों का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई प्रक्रिया मौजूद हो।